पार्ट 1 पार्ट 2 भी मुझे लगा कि आपको कुछ और चीज़ें भी बताने की ज़रूरत है पहले चैप्टर शुरू करने से पहले। सो वो रिमेनिंग चीज़ें हम इस पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम देख रहे थे क्या है और उसमें कितने टाइप के डिसीजंस लिए जाते हैं। ये गलत हो गया, इसको डिलीट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एफएम। अब हम इसे क्या बुलाएंगे? एफएम। कंप्लीट नाम लेने से अच्छा एफएम बोल लो, ठीक है। अब मीनिंग क्या है? मीनिंग देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं? मीनिंग। मीनिंग कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ, आप समझ जाना मैं एफएम की ही बात कर रही हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एक्टिविटीज़, two activities which are as under. First क्या है? Procurement of funds, पैसा कहाँ से लाएं, पैसे उठाना, जिनकी इंग्लिश वीक है थोड़ी इधर, मैं भी ऐसी करती थी। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, उसको अप्लाई कहाँ करें, मतलब उसको लगाएं किधर, ठीक है, लगाना। सो यहाँ पे मैं 3 कैपिटल्स की बात करती हूँ। सपोज मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, पैसे के लिए। ये भी लिख ही देती हूँ। when we start when we start ये कुछ नहीं है। start a business, we need funds to be invested, right, as capital. This funds must be arranged in cash, काइंड भी नहीं ले सकते, in such a manner that company get into most favorable position in the industry. This arrangement must be based on following 3 aspects. This arrangement, आप भी मेरे साथ ही लिखते रहो। दिस क्या हो गया, ये ऊपर जाओ, समझ जाना ना, ये अरेंजमेंट है। दिस अरेंजमेंट मस्ट बी based on following 3 aspects, right?
देखो, जब भी हम व्हेन वी स्टार्ट अ बिजनेस वी नीड फंड्स टू बी इन्वेस्टेड, ठीक है, इन्वेस्टेड as capital. These funds must be arranged in cash in such a manner that company get into most favorable position in the industry. अगर आप महंगे फंड्स को अरेंज कर लोगे या आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही ज़्यादा होगा तो बिजनेस क्या चलाओगे, आप तो लॉस में चले जाओगे, है ना। सो दिस अरेंजमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन थ्री। अब तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप पैसे या कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने बिजनेस में लगा रहे हो, तो आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। तीन चीज़ें क्या, बस उसी के नीचे से आपको लिखनी है। इक्विटी, प्रेफरेंस, ये सोर्सेज हैं हमारे, लोन जो हम बैंक वगैरह से लेते हैं। इक्विटी, प्रेफरेंस, लोन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे जब हम इक्विटी की बात करें ना, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये हम हाई मानते हैं। जब भी हम इक्विटी की बात करते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या मानते हैं, हाई मानते हैं। प्रेफरेंस में हम बोलते हैं कि मीडियम है, ठीक है। और लोन में हम बोलते हैं लो है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे 9% डिवेंचर ऐसे लिखा होता है, ठीक है, 8% डिवेंचर, 9% टर्म लोन, ऐसा कुछ। सो हम जो मालिक है कंपनी के, अगर कंपनी ज़्यादा पैसा कमाएगी तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देने होंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में भी आपने देखा होगा कि जैसे 9% प्रेफरेंस शेयर लिखा होता है, ठीक है। तो ये भी परसेंटेज पे बेस्ड होते हैं, लेकिन ये कभी कभी डिसीजंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, किसी किसी केस में, हमेशा नहीं होता है। तो इनको हम मीडियम कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि मतलब एज़ कम्पेयर टू डेट जो है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर की परसेंटेज ज़्यादा ही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो हम इसको मीडियम की कैटेगरी में रखते हैं। इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज़्यादा हाई होती है, ज़्यादा पैसा ज़्यादा डिविडेंड देना होगा, ठीक है। लोन को हम लो इसलिए मानते हैं क्योंकि एक फिक्स्ड परसेंटेज है। अब आपको अगर प्रेफरेंस शेयर में तो फिक्स परसेंटेज है, अरे प्रेफरेंस शेयर जो है वो एक तरीके से कंपनी के मालिक ही हो जाते हैं, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू डिवेंचर्स या टर्म लोन, इनकी मतलब इनका जो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो हाई ही है। सो हम हाई तो नहीं बोल सकते, हाई तो इक्विटी शेयर को बोला ना, तो इसको मीडियम बोलेंगे। और फिर क्या है, हम इनको जो लोन वालों को हम लो बोलते हैं, क्योंकि कुछ ये हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कम ही होते हैं और इनकी एक फिक्स परसेंटेज होती है कि हाँ इतना जा रहा है तो इतना ही जाएगा, ठीक है। इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। रिस्क क्यों ज़्यादा, क्योंकि प्रॉफिट हो या ना हो आप इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को टाल सकते हो, लेकिन आप लोन वालों को ना टाल नहीं सकते। बैंक वाले जो लोन देंगे ना वो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं आकर के गेट पे, पैसे दो हमारे, ठीक है। सो हम इसको रिस्की भी ज़्यादा मानते हैं। और ये जब भी हमारे कंपनी में अगर आप डेट की मात्रा अगर हम ज़्यादा रख लेना तो इक्विटी शेयर मतलब हमारा जो मार्केट प्राइस है वो भी गिरने लग जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ना को लगने लगता है कि अरे इसमें तो डेट बहुत ज़्यादा है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेट के अगेंस्ट आप बहुत सारी चीज़ें मॉर्गेज रखते हो, है ना, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पैसे लेते हो, तो रिस्क बढ़ जाता है कंपनी के अंदर। तो हम रिस्क की अगर बात करें तो इसमें जो रिस्क है लो है, क्योंकि पैसे कमाओ ना कमाओ उस हिसाब से दो। ज़्यादा डिविडेंड आया तो ज़्यादा पैसे लेंगे, ये कम आया तो कम लेंगे, तो रिस्क तो है ही नहीं, है ना। रिस्क इसमें मीडियम है। डिविडेंड तो आपको देना ही होगा इन्हें, डिविडेंड तो आप दोगे ही, 1 साल बाद दो वो अलग बात है, बट दोगे ज़रूर। तो रिस्क है इसमें हाई है, ये तो सर पे सवार हो जाते हैं आके, पैसे दे दो हमारे को, नहीं तो प्रॉपर्टी बेचने पे आतुर हो जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल में है इनके पास वेरी हाई पावर, इनके पास वेरी हाई, मतलब कंट्रोल तो यही करते हैं ना, क्योंकि वोटिंग पावर तो नहीं के पास है, वोट डालने का अधिकार, वोटिंग पावर, वोटिंग राइट्स,
सारे डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ करके, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद तो इन्हीं की बारी आती है ना, मतलब दोनों में बटे हुए हैं ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ राइट्स हैं, कुछ इनके राइट्स हैं, कुछ डिसीजंस ये लेते हैं, ये लेते हैं, है ना। तो और इनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं है, इनके रिस्क की तो बात की ही नहीं। नो लॉस, नो वोटिंग पावर। यहाँ पे लॉस है कंट्रोल का, कंट्रोल आप सेक्रीफाइस करते हो यहाँ पे भी आप कंट्रोल सेक्रीफाइस नहीं करते हो। नो लॉस, नो वोटिंग पावर। क्या लिखती फिर, नो लॉस ही लिख दिया ना, सही है बिल्कुल ये, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम कॉस्ट की अगर बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तो बात हो ही गई ना, हाई मीडियम रिस्क और कंट्रोल की भी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वार्म अप था, और कुछ मेरे को लगेगा तो मैं बताऊंगी।